ममता बनर्जी और उनसे पहले की सरकारों की वजह से बंगाल आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बन चुका है। जबकि एक वक्त था जब सिंगापुर के फाउंडर ली कुआन यू ने सिंगापुर को कोलकाता से प्रभावित होकर बनाया था। भारत में पश्चिमी चिकित्सा की पहली महिला प्रैक्टिशनर बंगाली थी। भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला पायलट बंगाल से थी। प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्ता, ये नाम हम सब जानते हैं। लेकिन ममता दीदी जी ने एक बार बोला था, लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। एक वक्त था जब बंगाल का नाम आता था तो टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सत्यजीत रे और नेताजी याद आते थे। और आज बंगाल का नाम आता है तो याद आता है एसएससी घोटाला, बेरोजगारी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली। पूरे देश में 4 लाख भिखारी हैं, जिनमें से 1 लाख सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। चाइल्ड मैरिज में दूसरे नंबर पर, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से है। भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता में आई थी। देश का पहला ट्रैम सिस्टम भी कोलकाता में ही था। लेकिन आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पश्चिम बंगाल 28 राज्यों में 27वें स्थान पर है। यहाँ की सरकारों ने इस राज्य को इस हद तक खोखला कर दिया है कि एक वक्त का सबसे समृद्ध राज्य आज तल में बैठा है। ममता बनर्जी में तानाशाही प्रवृत्ति जो आज दिखती है, इसकी पहली झलक ममता बनर्जी के सत्ता में आने के महज 1 साल के अंदर ही मिल गई थी। जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने व्हाट्सएप पर ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर किया था। बस एक कार्टून शेयर करने के पीछे ममता बनर्जी ने न सिर्फ इस 60 साल के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर को गिरफ्तार करवाया, बल्कि लाइव टीवी पर उन्हें माओवादी भी कह दिया। जब विश्वविद्यालय के छात्रों ने सवाल उठाए कि ये क्या है, आप हमारे साथ थीं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती थीं, सीपीआईएम के गुंडों को हटाने वाली थीं, क्या हुआ? तो ममता बनर्जी ने उन्हें भी सीपीआईएम का एजेंट बता दिया। और इस कार्टून को लेकर वो इतनी संवेदनशील थीं कि पश्चिम बंगाल में जिस पत्रकार ने भी इस पर सवाल पूछा, अगले दिन जेल। और ये वही ममता थीं जिन्होंने 34 साल के वामपंथी शासन को इसीलिए हटाया था क्योंकि वो सवाल नहीं सुनते थे। और जैसे ही खुद सत्ता मिली, कार्टून केस इस बात का सबूत है कि वो भी सवाल नहीं सह सकती थीं। तो बंगाल के लोगों ने कहा, ये क्या है? ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है। इस कहानी को समझने के लिए हमें बंगाल के उस अतीत में जाना होगा जो इतना शानदार था कि उसे जानकर आज का बंगाल देखना और भी ज्यादा दर्दनाक लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करके भी हमारा साथ दे सकते हैं। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों पर बसा ये राज्य व्यापार, हथकरघा और वस्त्र उद्योग में पूरी दुनिया में अपना नाम रखता था। उस वक्त एशिया में एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेले बंगाल में उत्पादित होता था। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम, इनकी चर्चा मार्को पोलो से लेकर यूरोपीय यात्रियों तक सबने की। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बेनियर ने लिखा, 17वीं सदी का बंगाल मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध था। मशहूर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन की रिसर्च के अनुसार उस वक्त अकेले बंगाल का ग्लोबल जीडीपी में 12% हिस्सा था। बंगाल की मलमल मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से लेकर रोमन रानियां तक पहनती थीं। बंगाल के जहाज निर्माता इतने उन्नत थे कि अंग्रेजों ने उनके डिजाइन्स कॉपी करके अपनी नेवी बनाई। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो एशिया का पहला मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी। इसी ने भारत को पहला एमए, पहला पीएचडी, पहला डॉक्टरेट दिया। सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टाइन के साथ काम किया। गॉड्स पार्टिकल, हिग्स बोसॉन का बोसॉन इसी बंगाली वैज्ञानिक के नाम पर है। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा बंद करवाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाया। बंगाल में 1850 में ही विधवा पुनर्विवाह होने लग गए थे, जबकि यूपी, बिहार, राजस्थान तक ये रिफॉर्म्स 100 साल बाद पहुंचे। विज्ञान में
जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए, मार्कोनी से 2 साल पहले। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ICS एग्जाम दिया, पूरे ब्रिटिश एम्पायर के सबसे मुश्किल एग्जाम में चौथी रैंक लाए। सिर्फ 4 अंग्रेज उनसे ऊपर थे, फिर भी उन्होंने वो प्रेस्टिजियस नौकरी छोड़ दी आजादी के लिए। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ, बंगाल भारत का सबसे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट था। पूरे भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% अकेले बंगाल देता था। टाटा स्टील, बाटा, ITC, हिंदुस्तान मोटर्स, इन सभी बड़ी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में होती थी। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बंगाल में था। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। IIT खड़गपुर, भारत का पहला IIT 1951 में बंगाल में खुला। 1960 तक बंगाल एक डेवलप्ड स्टेट बना रहा। नेशनल GDP में 10.5% कंट्रीब्यूशन, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ऊपर। इंडस्ट्रीज तेजी से चल रही थीं। उस वक्त बंगाल को आइडियल मॉडल कहा जाता था। 1967 का साल था। बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक भयानक फूड क्राइसिस ने सब कुछ हिला दिया। चावल, गेहूं सब महंगे हो गए। जनता सड़कों पर उतर आई। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रिफ्यूजी क्राइसिस अलग से जल रही थी। इसी आग में 1967 के चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस बंगाल हारी। यूनाइटेड फ्रंट नाम की कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन ये सिर्फ 9 महीने चली। कोलिशन में झगड़े हुए, गवर्नमेंट गिरी और बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। लेकिन इस दौर में जो हुआ वो रूह कांपा देने वाला था। 1968 में एक्टर अशोक कुमार दादा मुनि अपने जन्म स्थान पर परफॉर्म करने आए। वेन्यू 500 लोगों से भरा था। तभी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता वेन्यू में घुस गए, लोगों को मारा, महिलाओं का बलात्कार किया, लाशें सड़कों पर बिखरी रहीं और ज्योति बसु का बयान आया, द राइज ऑफ द प्रोलेटेरिएट्स अगेंस्ट द बुर्जुआजी। इसी दौर में बिड़ला ग्रुप के मालिक आदित्य बिड़ला के साथ कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग के सामने बदसलूकी हुई। उनकी गाड़ी रोकी गई, कपड़े फाड़े गए और वो करीब 500 मीटर तक अंडरगारमेंट्स में पैदल चले। उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, बॉम्बे गए, सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस खींचे और कभी कोलकाता नहीं लौटे। अब सोचिए, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट वहां रहना चाहेगा? 1977 में CPIM पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई। ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने और यहीं से बंगाल की तबाही का असली अध्याय शुरू हुआ। CPIM की ट्रेड यूनियन CITU ने पूरे बंगाल में एक ऐसी संस्कृति बना दी जहां हर छोटी छोटी बात पर स्ट्राइक हो जाती थी। फैक्ट्री ओनर्स को घेरा जाता था, फिजिकल वायलेंस होती थी। 1980 में बंगाल में हर साल एवरेज 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स होती थी। हिंदुस्तान मोटर्स धीरे धीरे बंद हुई। बाटा ने मैन्युफैक्चरिंग दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दी। बर्न स्टैंडर्ड जैसी मेजर इंजीनियरिंग कंपनीज एक एक करके बंद होती गईं और कम्युनिस्ट ने ये सब गर्व के साथ किया। उनका नारा था, कंप्यूटर खाबे ना, लोग खाबे, यानी कंप्यूटर आएगा तो जॉब्स जाएंगी। इसलिए बंगाल में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। 1980 में जब पूरा इंडिया IT रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा था, बंगाल में कम्युनिस्ट्स बैंक्स में कंप्यूटर्स लगाने से मना कर रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि IT हब बैंगलोर बनने से पहले ये ऑफर बंगाल को मिला था, लेकिन उस वक्त की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। एक पूरी जनरेशन का भविष्य सिर्फ आइडियोलॉजी के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया। कम्युनिस्ट्स ने बंगाल में एक कैडर सिस्टम बनाया। हर गांव, हर पंचायत, हर राशन शॉप CPIM के लोकल गन्स के कब्जे में। असहमति को वायलेंस से कुचल दिया जाता था। 1977 से 2011 के बीच 34 सालों में बंगाल में 28,000 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। ये आंकड़ा पंजाब टेररिज्म और कश्मीर मिलिटेंसी से भी ज्यादा है। लेकिन नेशनल मीडिया ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन का भी सत्यानाश हुआ। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, सब में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने लगी। प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं, पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के पक्ष में रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ते थे। ब्रिलियंट बंगाली प्रोफेसर्स धीरे धीरे दिल्ली, JNU और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में माइग्रेट हो गए। 1960 में बंगाल की लिटरेसी रेट महाराष्ट्र से ज्यादा थी। 2011 तक बंगाल महाराष्ट्र से लिटरेसी में पीछे हो गया।
2011 तक नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 10.5% से गिरकर 6.5% हो गई। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से नीचे, इंडस्ट्रीज का शमशान बन चुका था। 34 साल बाद बंगाली थक चुके थे, टूट चुके थे, बदलाव के लिए बेताब थे। तभी एक महिला चप्पल पहने सादी सफेद साड़ी में सड़क पर उतर आई। उसने कम्युनिस्ट्स के खिलाफ लड़ने का वादा किया, गरीबों की दीदी बनने का वादा किया, सोनर बांग्ला बनाने का वादा किया। उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। अब देखते हैं ममता बनर्जी का उत्थान और पतन। 1990 में हाजरा जंक्शन पर जब सीपीआईएम के कार्यकर्ता ने उनके सर पर इतनी जोर से लाठी मारी कि वो खून से लथपथ हो गईं और पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में रहीं, तब भी वो नहीं टूटी। और जब पुलिस ने उन्हें बाल खींचते हुए जीप में बिठाया और राइटर्स बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया, उस वक्त वो खुद नरसिम्हा राव की सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थीं। तब उन्होंने एक शपथ ली जो आज भी याद की जाती है कि जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगी, इस बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी। और बंगाल के थके हुए, पिटे हुए, टूटे हुए लोगों ने पहली बार सोचा कि शायद यही वो इंसान है जो इस दलदल से निकाल सकती है। 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस सीपीआईएम की साइलेंट पार्टनर है और बंगाल में असली विरोध कभी हो ही नहीं सकता अगर वो उसी पार्टी में रहें जो सीपीआईएम से पर्दे के पीछे समझौते करती रहती है। इसीलिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई और अगले कुछ सालों में वाजपेयी की एनडीए सरकार में रेलवे मिनिस्टर भी बनी। छोड़ा, वापस गईं, फिर छोड़ा। ये उनका अपना एक अंदाज था जो लोगों को कभी समझ नहीं आया, लेकिन जिसने ये जरूर साबित किया कि वो किसी की जागीर नहीं है। फिर 2006 में वो मोड़ आया जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की सबसे बड़ी नेता बना दिया। सीपीआईएम की सरकार ने रतन टाटा को सिंगूर में नैनो फैक्ट्री के लिए जमीन दी और उस जमीन के लिए हजारों किसानों को बिना ठीक से बात किए, बिना उचित मुआवजा दिए जबरदस्ती उजाड़ा गया। और जब किसान विरोध में उठे तो ममता उनके साथ खड़ी हो गईं और 21 दिन का अनशन किया, जिसके बाद उन्हें धारा 144 में खींचकर बाहर किया गया। और यही नहीं, नंदीग्राम में जब सीपीआईएम की पुलिस और पार्टी कैडर ने मिलकर गोलियां चलाईं, महिलाओं के साथ जो किया वो लिखने लायक नहीं है और 141 लोग मारे गए। दोनों जगह ममता मैदान में थीं और उनका वो अनशन, वो खींचातानी, वो संघर्ष देखकर रतन टाटा ने अपना सपना सिंगूर से उठाया और गुजरात ले गए, जहां नरेंद्र मोदी ने उन्हें 24 घंटे में जमीन दे दी। 2011 में वो हुआ जो बंगाल ने 34 सालों में नहीं देखा था। सीपीआईएम की सत्ता खत्म हुई, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी और पूरा बंगाल इस यकीन में था कि अब सब बदल जाएगा, अब असली तब्दीली आएगी। अब वो राज्य जो कभी पूरे भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, वो फिर से खड़ा होगा। लेकिन जो हुआ वो किसी को उम्मीद नहीं थी। सीपीआईएम का जो कैडर था, जो लोग 34 साल से गांव-गांव में पार्टी का झंडा उठाते थे, कट मनी वसूलते थे, बूथ पर वायलेंस करते थे, वही लोग टीएमसी में आ गए क्योंकि उन्हें पता था कि पावर किसके पास है और पावर के साथ रहना ही उनकी जिंदगी का तरीका था। और ममता को भी ये पता था कि सीपीआईएम के ट्रेंड कैडर को बीट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उन्हें ही अपने में मिला लो। इसलिए वही बूथ अध्यक्ष, वही जोन सेक्रेटरी, वही लोकल गून, बस अब लाल की जगह टीएमसी का झंडा थामे खड़े थे और सिस्टम बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे सीपीआईएम के जमाने में चलता था। पीएम आवास योजना का पैसा आता था तो 20,000 रुपए पार्टी के लोकल कार्यकर्ता का हक था। एमएनआरईजीए में मजदूर दिन भर काम करे तो उसकी मजदूरी में से भी तय हिस्सा कटता था। कोई मर जाए तो अंतिम संस्कार के लिए जो 2,000 रुपए आते थे, उसमें से भी 200 रुपए उस बूथ अध्यक्ष के थे। और अगर कोई अपना घर बनाना चाहे तो उसे पार्टी के उस लड़के से ही बालू, सीमेंट और ईंटें खरीदनी पड़ती थीं, जो उस इलाके का सिंडिकेट चलाता था, क्योंकि कहीं और से खरीदने का मतलब था अगले ही दिन घर की नींव खुद जानी। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये बंगाल की जमीनी हकीकत थी जो हर उस इंसान से पूछ सकते हैं जो वहां रहा हो। सराधा पॉन्जी स्कैम में 17 लाख आम लोगों का पैसा डूब गया। 200 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी क्योंकि जो कुछ भी उनके पास था वो उस स्कीम में लगा दिया था। और उस स्कीम के मालिक सुदीप सेन ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की पेंटिंग्स पर लाखों रुपए खर्च किए थे, जो एक अजीब कोइंसिडेंस था जिसे कभी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया।
नाराज स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के 11 बड़े नेताओं को कैमरा पर कैश लेते हुए पकड़ा गया और उसमें मंत्री भी थे और सांसद भी। एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम में देश के सबसे बड़े सरकारी नौकरी के घोटालों में से एक सामने आया, जिसमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई और बिना मेरिट के हजारों लोगों को जॉब्स दी गई। टीएमसी के वरिष्ठ नेता पार्था चैटर्जी गिरफ्तार हुए और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की रेड में 50 करोड़ रुपए का कैश और भारी मात्रा में सोना मिला और हाई कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्तियां एक झटके में रद्द कर दी, जिससे उन हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई जिन्होंने सालों मेहनत की थी। और इन सब के जवाब में ममता बनर्जी का एक ही रटा रटाया जवाब था कि ये सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक वो था जो महिलाओं के साथ हुआ। संदेश खाली में नॉर्थ 24 परगना के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गे सालों तक स्थानीय महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाकर उनके साथ जो करते थे वो सुनकर रूह कांप जाती है। और जब ये सब बाहर आने लगा तो शाहजहां 55 दिन तक फरार रहा और बंगाल की पुलिस, जो राज्य के होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है और होम मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी हैं, उसे ढूंढ नहीं पाई। और फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज का वो मामला आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की कंटिन्यूअस ड्यूटी के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने लेटी थी और जो उसके साथ हुआ वो इतना भयानक था कि शब्द कम पड़ते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरेंट्स को ये बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है और बॉडी तक ठीक से देखने नहीं दी। क्राइम सीन पर रातों रात कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी गई ताकि एविडेंस मिट जाए। और इन सब के बाद ममता बनर्जी, जो खुद एक महिला है, जो खुद 3 डिपार्टमेंट की मिनिस्टर हैं, का जो बयान आया वो था कि लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बयान पर जो कहना हो कह लीजिए, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि एक ऐसी नेता जिसने अपनी पूरी राजनीति महिला सशक्तिकरण के नाम पर खड़ी की, जिसने खुद लाठियां खाईं, जो खुद चीफ मिनिस्टर बनी, वो ये कह रही थी। इसके बाद पहली बार बंगाल की सड़कें ममता के खिलाफ भर गईं। डॉक्टर्स ने काम बंद किया, स्टूडेंट्स उतरे, आम लोग उतरे। और ममता ने जो किया वो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने खुद जस्टिस की मांग लेकर रैली निकाली। वो ममता जो सीएम है, वो ममता जो होम मिनिस्टर है, वो ममता जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो खुद अपनी ही सरकार से जस्टिस मांगने सड़क पर निकल पड़ी। और लोगों को समझ नहीं आया कि इस पर हंसें या रोएं। एक बात जरूर है जो ममता बनर्जी ने सच में की और जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने 70 से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स बनाई, जिनमें कन्याश्री ने बंगाल में लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को काफी कम किया। लक्ष्मी भंडार में घर की महिला मुखिया को हर महीने पैसे मिलते हैं। रूपाश्री में शादी के लिए मदद दी जाती है और 2 रुपए किलो चावल ने उन लाखों परिवारों को राहत दी जिनके पास कुछ नहीं था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ये मॉडल, जिसे बाद में पूरे देश की हर पार्टी ने किसी न किसी रूप में अपनाया, उसकी शुरुआत करने वालों में ममता बनर्जी का नाम आता है। लेकिन इन स्कीम से यही होता है कि गरीबी मैनेज होती है, गरीबी खत्म नहीं होती। और बंगाल का पढ़ा लिखा युवा डिग्री लेकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की तरफ भागता रहा, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, कोई फ्यूचर नजर नहीं आता था। ममता बनर्जी वही बन गई जिनसे लड़ने के लिए वो कभी मैदान में उतरी थीं। और बंगाल, जो कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाता था, आज खुद किसी ऐसे रास्ते की तलाश में है जो उसे उस जगह से वापस ले जाए जहां वो कभी हुआ करता था। उम्मीद है कि बंगाल एक दिन फिर उस मुकाम पर पहुंचेगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। जय हिंद।